जाके खुश होते हुए कहता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हो रहा, इतना बड़ा आदमी मेरे सामने बैठा है। वैसे क्या तुम दोनों को पता है कि मैं तुम दोनों को हायर क्यों करना चाहता हूँ? और वहीं किलियन तो अपने मन में कह रहा होता है, ऑस्कर साले, तूने मेरे नाम के साथ क्या क्या किया है? जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हमें पता है कि तुम किसी इनक्रिप्टेड चीज को डिक्रिप्ट करना चाहते हो। जिसे सुनकर जैक कहता है, हाँ मेरे पापा कहते थे कि उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर मैं अभी तक उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाया हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जैक से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा की मौत उस इन्फॉर्मेशन के कारण हुई है? और जैक कहता है, हाँ पहले मुझे इस बात पर शक था, पर अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, पर कैसे? जिसे सुनकर जैक बताता है कि जैसे ही मेरे पापा की मौत हुई तो मैंने हाथों हाथ ही बहुत सारे क्रिप्टोलॉजी मेजर्स को बुलाया, पर ब्रान आने वाले रास्ते में उनके साथ बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें होने लगी, जैसे किसी का घोड़ा बेकाबू होकर उसे छोड़कर भाग गया और दूसरे के कार का इंजन फट गया, और तीसरा तो जब ब्रिज क्रॉस कर रहा था तो उसकी पूरी कैरेज ही नदी में डूब गई, और ना जाने कितने लोगों को तो डाकुओं ने पकड़कर खत्म कर दिया, और इसी कारण से आज तक कोई ब्रान नहीं पहुंच पाया। क्या तुम्हें ये सारी बातें अजीब नहीं लगती? और इन्हीं सभी अजीब घटनाओं के कारण मुझे विश्वास हो गया कि कोई तो है जो कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन खोलने से रोक रहा है। और जैक की सारी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये सारी बातें अजीब तो है। जिसके बाद जैक हमारे एमसी को एक लेटर देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये कमीशन करना है तो तुम दोनों को एक प्रोसीजर से गुजरना होगा, जिसमें तुम्हें इस कॉन्टैक्ट पेपर पर साइन करना होगा जो कि एल्टेरा ने बनाया है, और वैसे तुम्हें इसे यूज करना तो आता ही होगा। और वो लेटर लेते हुए हमारा एमसी कहता है, हाँ हाँ वैसे ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बताता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं, अगर तुम इनके अंदर लिखी गई एक भी बात का पालन नहीं करो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर क्या क्या लिखा होता है। पहला पॉइंट होता है, एम्प्लॉय इनक्रिप्टेड डेटा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और दूसरा पॉइंट होता है कि एम्प्लॉय इनक्रिप्टेड डेटा के अंदर लिखी गई बात को कमिश्नर के अलावा किसी को भी नहीं बता सकता है। और तीसरा पॉइंट होता है कि एम्प्लॉय जैक वर्क की परमिशन से पहले पहला और दूसरे पॉइंट में लिखे गए रूल्स को तोड़ सकता है। और चौथा पॉइंट होता है कि जब भी तुम्हारा कमीशन खत्म होगा तो इस पन्ने के अंदर लिखा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप खत्म हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, अभी के समय में एम्प्लॉय हमारा मेन कैरेक्टर और किलियन है। और उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसे साइन करने से पहले मैं एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारे पीछे लोग खड़े हैं, क्या इन्होंने भी ऐसा ही सेम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? जिसे सुनकर जैक कहता है, ऑफ कोर्स ये तो मेरे सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसीलिए तुम इन पर शक मत करो। और ये सब सुनकर तो गंजी खोपड़ी बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे बल्कि मैं करूंगा, तो जाओ अपने साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आओ। और ये सुनकर तो सुनियो का चाचा भड़क जाता है और वो कहता है, एक लेवल 3 का मेज होके हमसे जबान लड़ाता है। पर तभी हमारा एमसी उन्हें उनकी औकात दिखा देता है, जिसे देखकर सुनियो का चाचा कहता है, अबे ये क्या किया है, मैं तो अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर तो मस्ती से बैठकर अपने मन में कहता है कि अगर तुम विंड का अच्छे से यूज करो तो तुम किसी को भी पागल बना सकते हो। मैंने तो अभी इनके ऊपर विंड का थोड़ा सा प्रेशर डाला है, पर इन्हें तो अभी से लगने लगा है कि मैं इनसे ज्यादा ताकतवर हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि मैंने तुमसे कोई इतनी कीमती चीज नहीं मांगी है जो तुम मुझ पर इतना भड़क रहे हो, ये बस मैं अपने ट्रस्ट के लिए कर रहा हूँ। जिसे सुनकर जैक कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, और अपने साथियों को कहता है कि तुम में से भी कोई हिलेगा नहीं। जिसके बाद जैक एक बेल बजाकर सभी के कॉन्ट्रैक्ट्स मंगवाता है, और वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हम डॉन फ्रैंक कॉट बेली। जिसे सुनकर वो सुनियो का चाचा कहता है, क्या बे तू मुझे बुला रहा है क्या? पर तभी हमारा एमसी उसे वापस से छत पर लटका देता है, जिसे देखकर उसके साथी चौंक जाते हैं और वो छत से नीचे आकर गिरता है। और ये देखकर जैक कहता है कि अब तुम ये क्या कर रहे हो? और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर कौन लेकर आया था? जिसे सुनकर जैक बताता है कि वो तो मेरी अटेंडेंट थी जो कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आई थी। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ते हुए कहता है कि वो भी इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर नकली है, ये तो नॉर्मल पेपर्स है। अगर ये एल्टेरा के असली पेपर्स होते तो वो इतनी आसानी से नहीं फट पाते, क्योंकि उनके अंदर डिवाइन पावर होती है। और ये सुनकर तो जैक भी शॉक हो जाता है और वो कहता है, तो इसका मतलब? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये टकला और ये सभी के सभी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ मिले हुए हैं, और इतने दिनों से यही तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थी। और ये सुनकर तो वो टकला भड़क जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, अबे मच्छर की औलाद। और तभी किलियन आगे आकर एक किक में तो उसकी तलवार गिरा देता है और दूसरी किक में उसकी टकली फोड़ देता है। जिसके बाद वो उसके सर पर अपना पैर रखकर पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो?
और वो टकला कहता है कि मुझे छोड़ दो, हमें जिसने हायर किया था हम तो उसे भी नहीं जानते। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा ठीक है, पर तू ये तो जानता होगा कि तूने उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। और वो टकला कहता है कि हाँ मैं बताता हूँ, मैंने बस इतना ही बताया था कि जैक ने किन किन मर्चेंट डायरीज को हायर किया था और उनका लेवल क्या था। बस हमने उसे इतना ही बताया था। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा इसका मतलब वो जल्दी यहाँ पर हमला करेगा और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चुरा कर ले जाएगा और उसकी फोर्स में कई सारे मर्सिनरीज होंगे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। और ये सुनकर तो जैक की पड़ जाती है और वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब बहुत लेट हो चुकी है बच्चे, अब हार मानने का समय नहीं है। अब अगर तुम मुझे 5 लाख बेल्स डिस्क्रिप्शन के और 5 लाख बेल्स मुझे और किलियन को तुम्हारा मर्सनरी हायर करने के दोगे तो कुछ हो सकता है, और इसका टोटल बनता है 1 मिलियन बेल्स। तो क्या तुम हमें इतना दे पाओगे? और जैक कहता है, हाँ मैं दे दूंगा, अब तुम मेरे साथ फटाफट से चलो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में जैक कहता है कि हम हमारे सारे के सारे कीमती मटेरियल्स अपने हाइड आउट में छुपाते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाइड आउट बहुत अच्छी जगह होती है और मेरे पास भी एक है। जिसे सुनकर जैक कहता है, अच्छा सच में? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद जैक एक ईंट को धक्का देता है और दूसरी तरफ एक दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद जैक आगे कहता है कि ये पहली बार है जब मैं किसी को अपना हाइड आउट दिखा रहा हूं। जिसके बाद हमें हाइड आउट में दिखाया जाता है कि जैक वहां पर दिखाता है कि यही वो बैग है जो कि मुझे पापा के लॉकर से मिला था। और वो बैग देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस बैग को देखकर लगता है इसे बहुत अच्छे तरीके से सील किया गया है और इसके ऊपर 3 स्पेल्स हैं, ट्रिपल इंक्रिप्शन, रेजिस्टेंस एंड एक्सप्लोजन। और अगर कोई इसे जोर जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा तो ये बैग पूरा फट जाएगा और इसके अंदर का माल मसाला भी खत्म हो जाएगा। तुमने इसे ना छेड़कर बहुत अच्छा काम किया है जैक। और ये सुनकर तो जैक कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है, तो क्या तुम इसे खोल पाओगे? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ऑफ कोर्स, लड़ाई के टाइम में मैंने बहुत सारी चीजें खोली हैं और ये तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और वो जैक से कहता है, ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। और ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उस बैग को खोल देता है और ये देखकर जैक कहता है, क्या तुमने बैग को खोल दिया, वो भी इतनी आसानी से? और ये सब पीछे से किलियन देखते हुए कहता है कि ये जितना ज्यादा आसान लग रहा है उतना है नहीं, अगर मैं होता तो इतनी आसानी से नहीं खोल पाता। जिसके बाद जैक उस बैग में रखे पेपर्स को उठाकर रोते हुए कहता है, थैंक यू सो मच ऑस्कर, अगर तुम ना होते तो क्या पता मैं ये बैग कभी नहीं खोल पाता। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब रोना धोना बंद करो, अब ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? और जैक कहता है, नहीं, इसके अंदर तो बस नेताओं के करप्शन के बारे में लिखा है, जो कि ब्रांड में होना बहुत आम बात है और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पापा को इतनी छोटी सी बात के लिए मारा होगा। और ये सुनकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ब्रांड में ये 10 साल का बच्चा भी कितना जल्दी बड़ा हो गया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बैग को देखकर कहता है कि अगर तुम्हें इन लेजर्स में कुछ नहीं मिला तो क्यों ना इस डायरी को एक बार चेक करो। हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के कहने पर अपने पापा की डायरी चेक करता है, जिसमें उसके पापा हर रोज की बातें लिखते थे कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या किया। और उस डायरी में जैक पढ़ता है, 10 जून, ये वो दिन है जब मुझे ब्रान के मेयर बने हुए 2 साल बीत चुके हैं। आज से 2 दिन पहले के अखबार में मैंने पढ़ा कि ब्रान अब केवल अल्कोहल और गैम्बलिंग का अड्डा रह चुका है, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, क्योंकि पिछले दिनों में हमारे ब्रांड को अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड ड्रग्स का अड्डा बोला जाता था। और ये सब कुछ मैं अपने ब्रांड के लोगों और अपने बिजनेस पार्टनर मार्क की मदद से कर पाया। हाँ, मुझे पता है अब मेयर की कुर्सी कोई और लेगा, क्योंकि मेरे 2 साल अब जल्दी पूरे होने वाले हैं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जितने समय तक मैं मेयर था और जितने समय तक मैं मेयर रहूंगा, तब तक मैं ब्रांड को और भी अच्छा शहर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। 2 जुलाई, हमने बड़ी स्मगल गैंग को पकड़ लिया, पर फिर भी ब्रांड की गलियों में ड्रग्स बिकना कम नहीं हो रहे थे। इसीलिए मुझे लगा कि ये कोई अकेले डीलर्स का काम नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। 22 अगस्त, हमने 100 से ज्यादा डीलर्स को पकड़ लिया और जब उनसे पूछताछ की तो रिजल्ट बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। उन्होंने बताया कि वो किसी को ड्रग्स बेच रहे हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता था कि वो हैं कौन। और ये सुनकर मुझे पता चल गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, पता नहीं इसके तार कहाँ कहाँ फैले हैं, पर मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा हो गया है कि इसके अंदर किसी पक्का बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है। मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में मार्क से जरूर बात करनी चाहिए। 24 अगस्त की रात मैंने मार्क से बात की, पर कुछ अजीब हुआ। मेरा उसे सारी डिटेल बताने से पहले ही उसे सब कुछ पता था, और मैंने सोचा कि ये सब कुछ उसे कैसे पता है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स तो मैंने खुद इन्वेस्टिगेट की थी और मैंने किसी को बताई भी नहीं। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, पर अब मुझे लगता है कि मुझे उस पर भी शक करना होगा। और इतना सब पढ़कर जैक रुक जाता है और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या हुआ, आगे बढ़ो।
तो जिसे सुनकर जैक कहता है कि अब मैं और आगे नहीं पढ़ सकता हूँ। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे डायरी लेते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो मैं पढ़ देता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ता है 1 सितंबर। मुझे पता चला कि मार्क स्वीटी वो कमीना है। असल में वो ही इस एम्पायर के सबसे बड़े काटल हैप्पी एंडिंग का एक एग्जीक्यूटिव है। और ये सब जानने के बाद तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैं उसकी कॉलर पकड़ के उसे जान से मार दूं। पर फिर भी मैंने अपने गुस्से को शांत किया, क्योंकि मेरी हर एक्शंस पर इस ब्रांड के 6 लाख लोगों का भविष्य निर्भर करता है। और ये सब सुनते हुए जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा दर्द महसूस हो रहा था। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है। 18 सितंबर, कल मैं ड्रग्स लेने वाले लोगों के लिए हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ। पर उसे खोलने से पहले आज रात मेरी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मीटिंग है जो कि इंपीरियल फैमिली से आया है। और अगर आज का सूरज अच्छे से डूब गया तो कल हैप्पी एंडिंग का सूरज भी डूब जाएगा और वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। और ये सब केवल मैं अपने ब्रांड के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। और ये सुनकर जैक कहता है, बस करो, 18 सितंबर वही दिन है जिस दिन मेरे पापा की मौत हुई थी। मार्क ने मुझे कहा कि वो खूनी को जल्दी पकड़ लेगा और वो मेरे पापा के काम को आगे बढ़ाएगा, इसीलिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। मुझे क्या पता था वो ड्रग कार्टेल का एक एग्जीक्यूटिव है। कैसे वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और ऐसा कहते हुए जैक रोने लगता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जैक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चिंता मत करो जैक, वो मार्क इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। और ये सुनकर जैक कहता है, पर इस शहर में ये करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ब्राउन अब उसका शहर है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे जैक, ऐसे हार मत मानो, हम उसके शहर में उसकी लंका लगा के दिखाएंगे। और ये सुनकर जैक अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या सच में? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार, कितनी छोटी बात कर दी, हम ऐसी थोड़ी 4 मेन मैजिक टावर में से एक व्हाइट टावर के मेज हैं। पर तभी केलियन कहता है, ऑस्कर, जितना तुम हालातों को समझ रहे हो ये उससे ज्यादा सीरियस है। अब ये पूरा ब्रांड शहर एक ड्रग कार्टेल के हाथों में है। जिसे सुनकर हमारा एमसी कहता है, अब ये केवल ब्रांड की दिक्कत नहीं रही है। ब्रांड शहर की पॉपुलेशन तो केवल 6 लाख है, पर यहाँ पर 30 मिलियन से ज्यादा लोग हर साल घूमने आते हैं। तो क्या होगा अगर मार्क स्पीट मेयर बन गया और उसने सारे घूमने वाले टूरिस्ट्स को ड्रग्स की आदत लगा दी तो? और किलियन कहता है, तब तो वो घर जाने के बाद भी ड्रग्स लेते रहेंगे क्योंकि उन्हें आदत लग चुकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, इसी तरह ये ड्रग्स का धंधा पूरे देश में फैल जाएगा और अब इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है, वो है ये डायरी, जो कि इस इलेक्शन को रोक सकती है। जिसे सुनकर किलियन कहता है, हाँ ये तो है, पर वो मार्क कितनी आसानी से हमें ये बात लोगों को नहीं बताने देगा, क्योंकि वो मार्क पिछले कई सालों से मेयर बनने का ट्राई कर रहा है। और अगर अब हम उसके रास्ते में आए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो पक्का किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहा है जब सभी शहर के लोगों का ध्यान एक जगह पर होगा, ताकि उन्हें पता ही नहीं चले कि इस शहर में चल क्या रहा है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो क्या सिटी में कोई बड़ा इवेंट या प्रोग्राम होने वाला है? और तभी जैक कहता है, हाँ, आज की रात तो सभी शहर के लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पटाखे एक साथ फोड़े जाएंगे, जिससे नज़ारा बहुत सुंदर होगा। और किलियन कहता है, अच्छा, तब तो वो दिन आज ही है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ किलियन, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि धमाका आज हमें भी करना है। और किलियन कहता है, पर ऑस्कर, हमें जैक को भी कहीं छुपाना होगा, क्योंकि अगर हम पर बहुत सारे लोगों ने एक साथ हमला कर दिया तब तो हम लड़ाई में बिजी हो जाएंगे, और लड़ाई के लिए हमें बाहर से सपोर्ट टीम भी बुलानी होगी। पर तभी जैक कहता है, नहीं, मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि अगर आज मैं भागा तो मैं अपने पापा के कातिल से कभी बदला ही नहीं ले पाऊंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है तो तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, मैं अकेले उससे भिड़ जाऊंगा। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर फिर भी कोई फायदा नहीं है जैक। और किलियन कहता है, हाँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आगे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ यार, तुमने हम पर भरोसा करके हमें हायर किया है, हम तुझे ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे। और ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है, किलियन, ऑस्कर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे अरे, शुक्रिया तो हम बाद में ले लेंगे जब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, पर अभी के लिए तुम्हारे पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे मैं बाहर बात कर सकूं? और जैक बताता है तो सही, पर वो भी काम नहीं करेगा, जिससे हम बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ब्रांड की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है और उन्होंने कल से ही सारे के सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को एक बार के लिए ब्लॉक कर दिया है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो क्या तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल बॉल है? और जैक कहता है, हाँ, मेरे पापा को एंटीक आइटम रखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए हमारे पास एक है। और अगले सीन में जैक एक ड्रॉर खोल के वो बॉल निकालते हुए कहता है, ये रही वो, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकदार है, इसलिए मैंने मेरे पापा से ये गिफ्ट मांग ली और उन्होंने मुझे दे भी दी। और ये सुनकर किलियन कहता है, अबे ऐसे पापा कहाँ पर मिलते हैं, मेरे को तो नहीं मिले। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस क्रिस्टल बॉल का यूज़ करने लगता है, जिसे देखकर किलियन कहता है, अबे तूने इसका यूज़ करना कब सीखा, क्योंकि हमने तो इसके बारे में केवल किताबों में पढ़ा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे वो मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था ना, इसलिए मैंने सीख लिया। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, बेटा, जब तू पैदा हुआ था तो तेरी माँ ने इसी से तेरे बाप को मैसेज भेजा था और तू आज कह रहा है ये तो बोरिंग है।
और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर क्रिस्टल बॉल से मैसेज भेजने लगता है। और ये देखकर किलियन कहता है, क्या तुमने मैसेज भेज दिया? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ। जिसे सुनकर किलियन कहता है, अब तो बस यही आशा है कि एल्डर जल्द से जल्द आ जाए। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या एल्डर? हाँ हाँ, वो टाइम पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि उसने कोई एल्डर को नहीं बल्कि किसी बड़े आदमी को बुलाया है। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉल क्रिस्टल बॉल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का हेड तो अंगड़ाइयाँ लेते हुए उबासियाँ ले रहा था। और तभी उसका कलीग उससे पूछता है, डिपार्टमेंट हेड, हमें यहाँ पर करना क्या होता है? जिसे सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, क्या तुझे ये नहीं पता कि तुझे यहाँ पर करना क्या होता है? और उसका कलीग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अभी अभी तो यहाँ पर आया हूँ। वहीं उसका कलीग अपने मन में कह रहा होता है, मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3 दिन हो चुके हैं और रोजाना मैं अपने हेड को केवल उबासियाँ और अंगड़ाइयाँ लेते हुए देखता हूँ, पर फिर भी सरकार उसे सैलरी देती है। जिसके बाद उसका हेड उबासियाँ लेते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें अभी तक कोई काम नहीं सिखाया? तो चलो सबसे पहले बताओ तुम हमारे डिपार्टमेंट के बारे में क्या क्या जानते हो। और उसका कलीग बताता है, मैंने सुना है कि हमारे डिपार्टमेंट में पहले 100 से ज़्यादा लोग काम किया करते थे और ऐसे हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट में काम करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और ये सुनकर उसका हेड कहता है, वाह साले, तू तो बोलने में बहुत बढ़िया है। ये देख, ये जब क्रिस्टल बॉल चमकती है तो इसके अंदर नंबर दिखाई देते हैं और हमें उन नंबर्स को कॉपी में लिखकर एनालाइज करना होता है, जिससे हम उस मैसेज को डिकोड कर पाते हैं। और ये सुनकर उसका कलीग कहता है, ओ सर, ये तो बड़ा भारी काम है। जिसे सुनकर उसका हेड कहता है, हाँ हाँ, आजकल के तुम्हारे जैसे नौजवानों को तो ये काम भारी ही लगते हैं, पर पहले के समय में जब मैजिक इंजीनियर्स ने कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं बनाए थे तो हमें इसी क्रिस्टल बॉल से बाहर की दुनिया से संपर्क करना पड़ता था। और पहले के ज़माने में तो लोग छोटी छोटी क्रिस्टल बॉल अपने पास रखते थे, जैसे आजकल के ज़माने में लोग अपने पास फ़ोन रखते हैं। एक ऐसा समय था जब किसी को किसी से बात करनी होती थी तो उनके पास उनका यूनिक नंबर होता था और वो उस यूनिक नंबर पर उसको मैसेज भेजते थे, जिसे सामने वाला डिकोड करके समझ पाता था कि उसे क्या भेजा है। जिसे सुनकर उसका कलीग पूछता है, ओह, तो क्या हम क्रिस्टल बॉल को कहीं पर भी ले जा सकते थे? और उसका हेड कहता है, हाँ, हम उस छोटी क्रिस्टल बॉल को कहीं पर भी ले जा सकते थे, पर उसकी एक लिमिट थी, हम उसके अंदर ज़्यादा बड़ा मैसेज नहीं भेज सकते थे। और वहीं हमारे पास जो क्रिस्टल बॉल है वो बड़ी वाली है, जिससे हम कितना ही बड़ा मैसेज भेज सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिसके बाद उसका कलीग पूछता है कि अगर हमारे पास किसी का यूनिक नंबर है तो हम उसे कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी दूर हो। जिसे सुनकर उसका हेड कहता है, सच में तुम्हारी जनरेशन तो बहुत ज़्यादा शांति में पैदा हुई है। तो चलो बताओ, क्या तुम्हें कोड के बारे में पता है? और उसका कलीग कहता है, हाँ हाँ, मैं कोड के बारे में जानता हूँ। जिसके बाद उसका हेड बताता है कि क्रिस्टल बॉल से जो हम नंबर्स भेजते हैं उन्हें जब कंबाइन करते हैं तो वो एक सेंटेंस बनता है। वॉर के समय में अर्जेंट न्यूज़ भेजने के लिए इसी का यूज़ किया जाता था। और ये सुनकर उसका कलीग कहता है, अच्छा, हमारा काम किसको अर्जेंट मैसेज देना था। और उसका हेड कहता है, हाँ, अगर हमें कोई नंबर्स भेजता है तो हमें उसे सही से एनालाइज करके सही से सेंटेंस बनाना होता था और उसे ऊपर बैठे लोगों को रिपोर्ट भी करना होता था। और तुम जिस जगह पर बैठे हो ना, वो खुद इंपीरियल फैमिली की है, इसीलिए इस क्रिस्टल बॉल का कोड बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है। और इस क्रिस्टल बॉल का कोड केवल मैजिक टावर के मास्टर्स, ड्यूक्स, पेट्रियार्क और नोबल स्वॉर्ड फैमिली ही जानती है। और जब वो हेड ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे एक क्रिस्टल बॉल चमकने लगती है, जिसे देखकर उसका कलीग चौंक जाता है। पर उसका हेड अभी भी चुप नहीं हुआ होता है। वो आगे कहता है कि तुम्हें सुनने में बहुत ज़्यादा फैंसी लगेगा, पर हमें अभी तक 18 साल से किसी ने भी क्रिस्टल बॉल से कांटेक्ट नहीं किया है और इसी कारण मैं अपने डिपार्टमेंट में किसी भी नए बंदे को रिक्रूट भी नहीं करता हूँ। पर तभी वो कलीग चिल्लाते हुए कहता है, डिपार्टमेंट हेड, ये क्रिस्टल बॉल जो आपके पीछे है वो चमक रही है। जिसे सुनकर उसका हेड कहता है, अबे क्या मजाक कर रहा है, ये क्रिस्टल बॉल चमकेगी? मजाक तो अच्छे कर लिया कर। पर तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अबे ये तो सच में चमक रही है, पर अचानक से क्यों? और तभी उसका कलीग वहां पर भाग कर आते हुए कहता है, सर, इसके अंदर तो नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। जिसे सुनकर उसका हेड कहता है, अबे साले, ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। 17132, ये तो ब्रांड से आया है। 2566324 हैप्पी एंडिंग। अबे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू फटाफट से कॉपी पेन ला और इन सारे नंबर्स को नोट कर, जिसके बाद हम इसे एनालाइज करेंगे। और उसका कलीग भी ऐसा करता है, वो कॉपी पेन ला के सारे नंबर्स को नोट कर देता है, जिसके बाद वो हेड उन सारे नंबर्स को एनालाइज करके सेंटेंस बना लेता है। एम्पायर के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल हैप्पी एंडिंग ने ब्रांड शेयर को अपने कब्जे में कर लिया है, इसीलिए ब्रांड शेयर बहुत बड़े खतरे में है। और आज की रात उनका बहुत बड़ा प्लान है कि वो अपने ड्रग्स के धंधे को पूरे नेशन में फैला देंगे। जिसे सुनकर उसका कलीग घबराते हुए कहता है, सर, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। और उसका हेड कहता है, हाँ, अभी के अभी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को कांटेक्ट करो